साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जहां पहले छोड़ा था पिछली क्लास में उससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम प्लेटो के दर्शन पर थोड़ी बात करते हैं। प्लेटो के दर्शन में खास तौर से पिछली क्लास में जिस तरीके से हमने बात की कि प्लेटो कहता है कि ज्ञान क्या है, वो सोफिस्टों के विचार का पूरी तरीके से खंडन करता है और ज्ञान को निरपेक्ष मानता है, ज्ञान को शाश्वत मानता है। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि प्लेटो वास्तव में किस तरीके से वास्तविक ज्ञान किसे मानता है। आप आगे जो भी पढ़ेंगे प्लेटो के जितने भी विचार, राजनीतिक विचार, खास तौर से राज्य के संबंध में उसके विचार, आप पाएंगे कि वो सारी के सारी उसकी विचार श्रृंखला, उसका स्रोत उसके दर्शन से है। वो सारी के सारे विचार वो उसके दर्शन पे टिके हुए हैं। तो पहले आपको ये समझना होगा कि प्लेटो वास्तव में ज्ञान मानता किसे है। जिस बारे में वो कहता है ज्ञान ये है, ज्ञान ये है, ज्ञान ये है, वो ज्ञान मानता किसे है। और जिस चीज़ को लोग दूसरे सोफिस्ट अब तक ज्ञान मान रहे थे उसके बारे में प्लेटो क्या कहता है। ठीक है, तो प्लेटो के दर्शन में खासतौर से प्रत्यय सिद्धांत को हम आज पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ आइडिया जिसको हम कहते हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले हम पढ़ेंगे प्लेटो की अध्ययन पद्धतियों को, उसके मेथड्स को, कि प्लेटो वो जो समस्त प्रकार के विचार अपने स्थापित करता है वो कौन से दायरे में रह के करता है, वो विचार स्थापित करने के तरीके क्या हैं। क्योंकि हर एक विचार की अपनी अपनी अध्ययन पद्धतियाँ हैं और हर विचारक अपने उन अध्ययन पद्धतियों की दायरे में रह के ही वो अपने निष्कर्ष निकालता है, अपने विचारों को स्थापित करता है जिनके ऊपर सारे विचार उसके टिके हुए हैं। तो सबसे पहले हम प्लेटो की अध्ययन पद्धतियों की बात करते हैं कि प्लेटो की अध्ययन पद्धतियां क्या क्या है। अब देखें, अध्ययन पद्धतियों की जब आप बात करते हैं प्लेटो की, तो कोई एक अध्ययन पद्धति नहीं है बल्कि कई अध्ययन पद्धतियां आपस में जुड़ी हुई हैं और वो उन अध्ययन पद्धतियों के आधार पर अपने निष्कर्ष निकालता है। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि प्लेटो मूलतः दार्शनिक था। इसी वजह से प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। तो उसकी अध्ययन पद्धति जो एक सबसे पहली अध्ययन पद्धति की जो हम बात करें तो वो दार्शनिक अध्ययन पद्धति है। अब ये दार्शनिक अध्ययन पद्धति होती क्या है, तो आप जानते हैं कि दो प्रकार की विचारधाराओं के बारे में पहले थोड़ा समझ लीजिए, तब आप इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। एक विचारधारा तो होती है आदर्शवादी और एक विचारधारा होती है यथार्थवादी। यथार्थवादी विचारधारा व्यवहारिक परिस्थितियों से, व्यवहारिक चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। ऐसी बातों पे उस पद्धति में जोर दिया जाता है, इस विचारधारा में जोर दिया जाता है जो प्रैक्टिकल हो, जो वास्तविक हो, इस धरातल पर जिसका अस्तित्व हो या हो सके, केवल उन्हीं बातों का अध्ययन किया जाता है उसमें। जबकि आदर्शवादी विचारधारा में, आदर्शवादी जो भी उपागम है उसमें उन चीज़ों पर विचार किया जाता है, उन चीज़ों पर जोर दिया जाता है जो आदर्श हैं। वर्तमान समाज से, वर्तमान व्यक्ति से, वर्तमान विचारों से इनके प्रति एक असंतोष का भाव होता है और ये विचार दिया जाता है कि इस समाज में जो समाज वास्तविक, ये समाज आदर्श समाज नहीं है, बल्कि हमें एक ऐसा कैसा समाज बनाना है, वो एक हम कैसा समाज बनाएं जिस समाज के आधार पर जिसमें सब कुछ एकदम परिपूर्ण हो, जिसमें सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। तो ऐसे आदर्श समाज की, ऐसे आदर्श जगत की जिस विचारधारा में विचार किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो आदर्शवादी विचारधारा है। तो प्लेटो मूलतः आदर्शवादी विचारक है। वो एक ऐसे समाज की तलाश में है, एक ऐसे समाज को स्थापित करना चाहते हैं, एक ऐसे राज्य को स्थापित करना चाहते हैं जो आदर्श हो, जिसमें कोई किसी तरीके की कमी ना हो, परफेक्ट हो। और ऐसा समाज स्थापित करते करते ये जो विचारक जितने भी हैं आदर्शवादी विचारक, वो ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो व्यवहारिक नहीं होती, जो प्रैक्टिकल नहीं होती, वो कल्पनाओं में है, जिसके बारे में केवल सोचा जा सकता है। तो दार्शनिक जो अध्ययन पद्धति है वो बहुत निकटता के साथ जुड़ी हुई है, किससे? आदर्शवादी विचारधारा से। और चूंकि आदर्शवादी विचारधारा से जुड़ी है तो ये दार्शनिक अध्ययन पद्धति में किया क्या जाता है कि मूलतः विचार इस बात पे किया जाता है, जोर इस बात पे दिया जाता है
कि इस सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ, मूल तत्व क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और चूंकि आत्मा परमात्मा यथार्थवादी विचारक इन चीज़ों पर विचार नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा वास्तविक तौर पे है या नहीं है, यथार्थवादी विचारक तो इन चीज़ों पर जोर ही नहीं देते हैं। तो वो मूल तत्व क्या है, सृष्टि का मूल तत्व क्या है, इन चीज़ों पर चूंकि इस दार्शनिक पद्धति में जोर दिया जाता है, तो ये एक कल्पनावादिता का एक ऐसा उस आवरण में वो विचार आगे बढ़ाती है ये अध्ययन पद्धति, और एक ऐसे समाज को स्थापित करना चाहती है जो समाज पूरी तरीके से परफेक्ट हो। ठीक है, तो ये दार्शनिक अध्ययन पद्धति है। प्लेटो मूलतः चूंकि इसी बात पे अध्ययन करता है कि ये जगत क्या है, इस जगत के परे का जगत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उन सब के पीछे का मूल तत्व क्या है, तो वो चूंकि इन सब चीज़ों पर जोर देता है, तो ये अध्ययन पद्धति जो उसकी है वो दार्शनिक अध्ययन पद्धति है। फिर देखिए उसकी एक अध्ययन पद्धति और हम जो बात करें, जो खासतौर से ज़्यादा पूछी जाती है, निगमनात्मक अध्ययन पद्धति। और इस निगमनात्मक अध्ययन पद्धति में जब आप पढ़ते हैं तब आप कई प्रकार की बात करते हैं। जब आप अरस्तु की बात करते हैं तब वो आगमनात्मक अध्ययन पद्धति है, इंडक्टिव है। निगमनात्मक अध्ययन पद्धति का मतलब डिडक्टिव अध्ययन पद्धति है। तो इस डिडक्टिव मेथड में क्या होता है ये समझिए कि इस डिडक्टिव मेथड में दो तीन चीज़ें आप जनरली पहले से जानते हैं, शिक्षा शास्त्र आपने पहले से पढ़ रखा है, तब आप उन चीज़ों को मोटे मोटे तौर पे जानते हैं, लेकिन वो क्या हैं उनको भी समझिए आप। निगमनात्मक अध्ययन पद्धति में एक तो आप जानते हैं सामान्य से विशेष की ओर अध्ययन बढ़ता है, सामान्य से विशेष की ओर। फिर आप देखते हैं इसमें सरल से जटिल की ओर। फिर आप इसमें देखते हैं नियम से उदाहरण की ओर। फिर आप इसमें देखते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फिर आप इसमें देखते हैं संपूर्णता से अंश की ओर। ये भी आप स्थूल से सूक्ष्म का मतलब वही है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूं, संपूर्ण से अंश की ओर। ये इसके कई वो शब्दावलियां आती है, इन शब्दावलियों का क्या अर्थ है, कैसे है, हम जनरली समझ तो लेते हैं सामान्य से विशेष की ओर, लेकिन इसका अर्थ क्या है वो हम थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए निगमनात्मक में और आगमनात्मक में एक जो सबसे बड़ा फर्क है वो फर्क ये है कि आगमनात्मक अध्ययन पद्धति में पहले उन समस्त चीज़ों की खोज की जाती है और उस आधार पे फिर बाद में धीरे धीरे उस अध्ययन के आधार पे और वो एक निष्कर्ष डेवलप होता है। जबकि निगमनात्मक अध्ययन पद्धति में पहले से एक निष्कर्ष निकाल लिया जाता है, पहले से एक नियम बना लिया जाता है, पहले से एक चीज़ को स्थापित कर लिया जाता है सब, और उस चीज़ को स्थापित करने के बाद उसको प्रूव करने के लिए उसके बार बार आगे उदाहरण दिए जाते हैं, बार बार उसको प्रूव करने के लिए और आगे का उस अध्ययन को बढ़ाया जाता है। हम बात करेंगे इस बारे में। तो इसका मतलब यह है कि इसमें निष्कर्ष पहले निकाले जाते हैं, पहले से तय कर लिया जाएगा, नियम पहले से बना लिए जाते हैं, नियम पहले से फिक्स होते हैं। जबकि आगमनात्मक में पहले उन चीज़ों को कर करके बाद में उन नियमों को बनाया जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ, इसलिए देखो ये एक नियम हुआ, ये इसमें ये प्रूव हो गया इसलिए ये नियम हुआ। तो जब आप वैज्ञानिक तरीके की बात करते हैं तब वैज्ञानिक तरीका तो ये है कि पहले से आपकी कोई धारणा ना हो, पहले से आपकी कोई निष्कर्ष ना हो, बल्कि आपके निष्कर्ष आपकी खोज के ऊपर आधारित हो। पहले आप उन चीज़ों को परखिए, उस आपके विभिन्न अनेक प्रकार के अन्वेषण आपने कर लिए और उन अन्वेषणों का जो रिजल्ट निकला उस बेस पे आप कहें कि हाँ ऐसा होने से ऐसा होता है, तो ये एक नियम बन गया। नियम बाद में बनाया आपने, जबकि चूंकि इसमें नियम पहले बन गया तो ये वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति नहीं है। जबकि आगमनात्मक अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है, वो वैज्ञानिकता के निकट है। अरस्तु में बात करेंगे हम उसकी। तो यहाँ पे निष्कर्ष पहले निकाल लिए जाते हैं। जब आप प्लेटो के निगमनात्मक अध्ययन पद्धति की बात करते हैं, अच्छा निगमनात्मक अध्ययन पद्धति एक दूसरा और उपागम है,
उसके साथ बहुत निकट संबंध है उसका। आपने नाम सुना होगा मानकीय या नॉर्मेटिव, मानकीय उपागम। उस मानकीय उपागम से बहुत निकट संबंध है इसका। मानकीय उपागम में क्या होता है कि उसमें मानक तय होते हैं और वो मानक पहले से तय कर लिए जाते हैं। इसमें भी देखिए नियम पहले से तय कर लिए गए, निष्कर्ष पहले से निकाल लिए गए। तो नॉर्मेटिव में भी क्या होता है, मानक पहले से तय होते हैं और उन मानकों के आधार पे चीजें आगे चलती हैं। जैसे प्लेटो ने पहले से मानक तय कर लिया कि उसे अपना आदर्श राज्य कैसा बनाना है। अब उस आदर्श राज्य के लिए क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं वो बाद में उन सब चीजों के आधार पे वो चलता है। तो पहले से फिक्स है उसके निष्कर्ष, वो उसने निकाल लिया कि आदर्श राज्य में 3 समाज होंगे, उस समाज में 3 वर्ग होंगे और वो वर्ग इस आधार पे ये काम करेंगे। विवेक के आधार पे शासन चलेगा, शासक वर्ग के पास विवेक होगा, जिस वर्ग के पास साहस होगा वो सैनिक वर्ग होगा, जिस वर्ग के पास संयम है वो आपके उत्पादक वर्ग होगा। उसने पहले से नॉर्म्स तय किए हैं अपने आदर्श राज्य के और उस आधार पे उसका अध्ययन आगे बढ़ा है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि उसकी अध्ययन पद्धति क्या है, निगमनात्मक अध्ययन पद्धति है, मानकीय उपागम है उसका। और उसमें ये सब चीजें इस तरीके के इस आधार पे होती है, पहले संपूर्ण होता है फिर अंश होता है। अच्छा, ये कैसे और होता है, मैं एक उदाहरण और आपको इंग्लिश में एक उदाहरण बता देता हूं। आपने इंग्लिश में अगर पैसिव वॉइस पढ़ा है, ये इस बात को आप शायद इस तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से समझें। पैसिव वॉइस आपने पढ़ा है, पैसिव वॉइस में आपने पढ़ा ना कि हम जिस तरीके से पैसिव वॉइस जनरली आप और मैं, हम सभी जिस तरीके से पैसिव वॉइस हमें पढ़ाया गया, उसमें क्या पढ़ाया गया कि एक नियम लिखा दिया गया, नियम संख्या 1 लिखिए कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दीजिए। नियम संख्या 2 कि वर्ब को चेंज कीजिए आप, हेल्पिंग वर्ब को, और हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से कैसे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी तो वो चेंज करनी है। दूसरा, तीसरे में आपने कहा कि उसमें तीसरा नियम है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। चौथा नियम है कि बाई लगाइए और 5वां नियम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए। हमें ये नियम पहले लिखाए जाते और फिर सर कहते कि कल नियम याद करके ले आना और कल आपसे इस बारे में पूछा जाएगा। हम नियम याद कर लेते, रट लेते एकदम ढंग से उसको, पहले से हमने स्थापित कर लिए अपने निष्कर्ष, ऐसे करना है। फिर बाद में दूसरे दिन हमें वाक्य लिखाया जाता है, ये वाक्य है, इसका आप पैसिव वॉइस बनाइए। और वाक्य उन्होंने लिखा, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में हम इंग्लिश को नहीं घुसा रहे हैं, हम केवल उस बात को समझना चाह रहे हैं। हमने नियम संख्या 1 याद की हुई है और नियम संख्या 1 याद किए हुए कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। हमें पता है ऑब्जेक्ट क्या है, तो ए सॉन्ग हमने सबसे पहले लिख दिया। फिर हमें कहा कि वर्ब की हेल्पिंग वर्ब को चेंज कीजिए और टेंस के अकॉर्डिंग हमने कहा कि इसमें सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पे बी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो इसमें इज आ जाएगा। ई सिंगुलर है तो ए सॉन्ग इज, सिंग की थर्ड फॉर्म बनाया संग, बाई लगाया चौथा नियम और 5वां नियम सीता को ऑब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया। तो ए सॉन्ग इज संग बाय सीता, ठीक है। और इस तरीके से वो 5 नियम हमारे रटा दिए और उस बेसिस पे हम आगे उदाहरण करते चले गए। इसी तरीके से हमें पढ़ाया गया और ये जो पद्धति है ये निगमनात्मक अध्ययन पद्धति है, जिसमें सामान्य से विशेष की ओर जाया जाता है, जिसमें नियम से उदाहरण की ओर है। पहले नियम रटाए हमें पढ़ाए गए, उसके बाद में वो ये उदाहरण कराए गए। ये सरल से कठिन की ओर है, सरल से जटिल की ओर, कठिन की ओर कैसे, वो भी हम बात करेंगे आगे। देखिए, तो अब यहाँ पे जबकि इंडक्टिव को मैं आपको यही समझा देता हूं, यहां आप उसका कंपैरिजन कर पाएंगे कि इंडक्टिव कैसे है, आगमनात्मक निगमनात्मक से अलग कैसे है। जब आप कोई भी शिक्षक टीचर आपको निगमनात्मक अध्ययन पद्धति आगमनात्मक अध्ययन पद्धति से अगर पढ़ाएगा, इंडक्टिव मेथड से पढ़ाएगा, वो सबसे पहले आपके सामने ये वाक्य लिखेगा और वाक्य लिख के वो इसको कहेगा कि ये देखिए एक्टिव वॉइस है। और इसको जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में बनाते समय इसको ऐसे लिख देते हैं, ए सॉन्ग इज संग बाई सीता। वो सबसे पहले इस उदाहरण को सॉल्व करके हम बता देगा कि ये इसका आंसर है, इस तरीके से ये होगा। अब इसमें क्या क्या चेंज हुए बताइए।
क्लास में खड़ा किया कि ए तुम बताइए क्या क्या सबसे एक चेंज बताना है हर स्टूडेंट को। तो उसने कहा कि देखिए पहले तो ये सॉन्ग यहाँ लास्ट में आया हुआ है, यहाँ सबसे पहले आ गया। तो ये पूछेगा कि ये यहाँ पे किस रूप में था, ऑब्जेक्ट में था, यहाँ किस रूप में हुआ, सब्जेक्ट में हो गया। तो ठीक है, इसका मतलब पहला नियम तुम ही बताओ क्या हुआ। तो कहेगा कि जो चीज़ यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आएगी उसको सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करना है। नियम पहले बच्चों को पढ़ाया नहीं है, बच्चे ही निष्कर्ष निकाल रहे हैं। बच्चों ने पहले निष्कर्ष स्थापित नहीं किए, जबकि उसमें पहले से लिखाया गया। तो बच्चों ने निष्कर्ष पहले गूढ़ तरीके से अपने अंदर स्थापित कर लिए कि ये निष्कर्ष है। यहाँ पे निष्कर्ष स्टूडेंट्स निकालेंगे कि पहला निष्कर्ष बच्चों के दिमाग में हो गया कि जो लास्ट में आता है उसको सबसे पहले लिखना है, और लास्ट का मतलब ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। समझ पा रहे हैं आप। फिर बाद में कहेंगे कि यहाँ पे देखिए इज आया, सिंगुलर है इसलिए इज आया, और यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस की ही बी की फॉर्म आ जाएगी, और बी की प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर के साथ इज आती है, तो उसको ये निष्कर्ष निकाल। ऐसे 10 उदाहरण जब वो करा के बताएगा ना, तो बच्चों के दिमाग में वो निष्कर्ष स्थापित हो जाएंगे। ऐसे होने पे ऐसे होता है, ऐसे होने पे रटाना नहीं पड़ा, उसके स्थापित हुए। वो उसने अपने देख देख के वो निष्कर्ष अपने अंदर उसके डेवलप हुए हैं। बात समझिए रहे आप। फिर उसने देखा कि सिंग, ये संग थर्ड फॉर्म, वो अगली एक और वाक्य लिखेगा उसमें भी थर्ड फॉर्म, उसके आगे में भी थर्ड फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म ही आती है पैसे हुए। ये उसके दिमाग में सेट हो गई बात। उसने निष्कर्ष निकाल लिया इस बात का कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है पैसे हुए इसमें। ठीक है। फिर ये बाई, तो यहाँ बाई का यूज, सब में बाई का यूज हो रहा है। 5-4 वाक्य करेंगे जब आगे, मतलब बाई आता है, और पहले आया उसको लास्ट में लिखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। जब ये समस्त प्रकार की चीजें, उदाहरण अनेक प्रकार के, अब दूसरे प्रकार का कोई वाक्य आया जिसमें 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, उसमें एक को लेके आए उस तरीके से जिसको जोड़ा, तो उसके 5 उदाहरण करवाए, तो उसके दिमाग में निष्कर्ष हो गया कि एक आएगा तब तो क्या होगा, 2 ऑब्जेक्ट आएंगे तब कैसे होगा, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा तब कैसे होगा। उसने अपने आप अलग अलग निष्कर्ष स्थापित कर लिए कि इस वाक्य की तुलना में इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे, उसमें कौन सी क्या चीजें चेंज होगी। 2-4 चेंजेस जो आएंगे उसमें तो ये करना है, इसमें ये करना है। उसने अपने आप स्थापित किए हैं अपने निष्कर्ष। वो है आपकी आगमनात्मक पद्धति। जबकि पहले से अगर आपको कोई निष्कर्ष निकाले हुए हैं, पहले से आपके मानक निर्धारित हैं कि आपको बस ये मानक है, आपको ये याद करना है, इस आधार पे आपको ये सब चीजें सॉल्व करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, वो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति है। तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक थी। ठीक है। उसने पहले से वो तय किया है, पहले से निर्धारित किया है। सामान्य से विशेष की ओर का मतलब, पहले सामान्य चीजें होती हैं, उसके बाद में उसके अंदर घुसा जाता है, उसके जो स्पेशल चीजों के तरफ अंदर बाद में जाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहले सामान्यीकरण होगा किसी भी चीज का, मोटा मोटा अध्ययन, उसके बाद में उसके विशेष पार्ट का अध्ययन, इसे सामान्य से विशेष की ओर कहते हैं। ठीक है। ठीक, जैसे मान लीजिए पहले एमबीबीएस किया, एमबीबीएस में पूरी बॉडी के अध्ययन की बात की, फिर पीजी किसी एक पार्ट विशेष के बारे में, मान लीजिए आंखों का डॉक्टर केवल आंखों का अध्ययन करेगा, फिर उसमें हड्डियों का डॉक्टर केवल हड्डियों का ही करेगा। तो पहले सामान्य एमबीबीएस, सामान्य का अध्ययन, फिर विशेष का अध्ययन। तो इस तरीके से मैं एक उदाहरण से समझाना चाह रहा हूं आपको कि सामान्य से विशेष किसे कहते हैं। फिर देखिए सरल से जटिल, पहले आसान चीजें, फिर बाद में उसके अंदर जितना घुसते चले जाएंगे तो जटिल होती चली जाएगी चीजें। सेम इसी का रूप है एक तरीके से ही। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पहले हूल, पहले पूरे का अध्ययन, फिर उसके अंदर के पार्ट्स का अध्ययन, सूक्ष्म का अध्ययन। समझ रहे हैं आप। तो ये आपस में सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपको शब्दावली लग रही होगी, लेकिन सब चीजें जुड़ी हुई है। तो ये इस तरीके से दूसरी अध्ययन पद्धति उसकी निगमनात्मक अध्ययन पद्धति। अगर हम इसके आगे और बढ़ें तो उसकी अध्ययन पद्धतियों में देखिए, एक अध्ययन पद्धति है उसकी संवाद शैली। संवाद शैली कह सकते हैं इसे आप वार्तालाप शैली कह सकते हैं, या इसे आप डायलेक्टिक मेथड या द्वंद्वात्मक पद्धति कह सकते हैं, या इसे आप प्रश्नोत्तरी शैली कह सकते हैं। ये सारे एक ही मतलब है इसका सबका, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डायलेक्टिक मेथड।
ये नाम जरूर ध्यान रखें, डायलेक्टिक मेथड। हालांकि डायलेक्टिक मेथड आप जब आगे बात करेंगे द्वंद्ववाद में, आपको शायद मार्क्स का नाम याद आ रहा होगा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जिस तरीके से वो बात करता है, तो द्वंद्वात्मक में वो बात करता है ना कि किस तरीके से यात्रा होती है, विकास के चरण होते हैं, वो हम जब मार्क्स पढ़ेंगे वहाँ करेंगे। हालांकि मार्क्स से पहले हीगल का द्वंद्ववाद है वो प्रत्ययवादी द्वंद्ववाद था, विचारों के ऊपर आधारित था, और मार्क्स का द्वंद्ववाद है वो भौतिक जगत पे आधारित था, पदार्थ पे आधारित था। इसलिए मार्क्स का द्वंद्ववाद भौतिकवादी द्वंद्ववाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं उसे, और हीगल के द्वंद्ववाद को द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद कहते हैं, प्रत्ययवादी द्वंद्ववाद कहते हैं उसे। तो क्योंकि वो विचारों के ऊपर आधारित था, प्रत्ययों पर आधारित था। मार्क्स ने तो कहा भी कि विचार कुछ नहीं होते। हीगल के द्वंद्ववाद को मैंने सिर के बल खड़ा पाया और उसे मैंने पैरों के बल खड़ा कर दिया, उसको सीधा कर दिया, मतलब वो उल्टा था तो सही, वजूद में तो था, लेकिन वो गलत दिशा में था। प्लेटो का द्वंद्ववाद उसकी शुरुआती अवस्था है, ये समझिए, और या उसी से एक आप उसका मूल देख सकते हैं, उसमें उसी से जुड़ा हुआ है मामला। संवाद का मतलब बातचीत करना, वार्तालाप का मतलब बातचीत करना, और प्रश्नोत्तरी का मतलब प्रश्न पूछना। द्वंद्वात्मक का मतलब इसी से जुड़ा हुआ है। द्वंद्व का मतलब दो, जब कोई भी एक बात होती है उसके अंदर उसका विरोधी रूप होता है, या वो बात अकेली नहीं है, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आप बात करते हैं किसी से, प्रश्न पूछते हैं किसी से, तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति दूसरा उत्तर देता है तो उसके उत्तर में फिर से प्रश्न उठाना, फिर उसने कोई जवाब दिया, वो अपने जवाब अंतिम रूप से सत्य जवाब मानकर जवाब देता है किसी भी प्रश्न का, लेकिन उसको और ये सच है कि नहीं है कि इसमें, अच्छा ये बताइए ये कैसे हुआ, उसने वापस उसका जवाब दिया, अच्छा ये इसमें ये क्यों हुआ, ये तुम कह तो रहे हो कि ऐसा हुआ, लेकिन क्यों हुआ। उसके ऊपर क्वेश्चनों की बौछार कर देना, प्रश्नों की बौछार कर देना, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। और जब आप प्रश्न पे प्रश्न पूछते हैं तो सारी बातें तो सच होती नहीं है। जब आप उसके विपक्ष में उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसके वापस उल्टा प्रश्न पूछते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ गलत बात वो कट जाती है, वो उसका असत्य कट जाता है, वो पहले की तुलना में ज़्यादा सत्य हो जाता है, पूर्ण सत्य तो नहीं होता है। फिर आपने प्रश्न पूछा, फिर उसका एक असत्य पार्ट कटा, फिर प्रश्न पूछा, उसने जो जवाब दिया, फिर आपने किया। इस तरीके से वो जो यात्रा चलती है आगे से आगे जो स्थापित होता है, वो परिमार्जित सत्य चलता चला जाता है। वो जो शुरुआती बात थी उससे गलत बातें, उससे असत्य, वो धीरे धीरे कम होता होता एक स्थिति ऐसी आती है जब आपके पास कोई प्रश्न नहीं बचता और वो अंतिम सत्य हो जाता है, वहां पे सत्य की स्थापना हो जाती है। तो संवाद शैली, द्वंद्वात्मक शैली इसी को कहते हैं। जब विचारों में आप परिमार्जित करते करते, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते लगाते, और जब आप उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते चले जाएंगे, तब अंतिम तौर पे फिर बाद में ऐसे वो परिमार्जित वो विचार बचेगा जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। अब वो सत्य है। जैसे मान लीजिए सुकरात की तो आपने पढ़ाई है कि सुकरात की तो शैली ही द्वंद्वात्मक थी, सुकरात की तो शैली ही संवाद शैली थी, और प्लेटो ने संवाद शैली वो सुकरात से ग्रहण की। सुकरात तो हर एक चीज़ पे क्वेश्चन लगाया करते थे। जब एथेंस में आपस में वाद विवाद होता था, क्योंकि एथेंस में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया ना कि सुकरात विभिन्न प्रकार के जितने भी उस समय के प्रभावशाली लोग हैं उनसे वाद विवाद किया करता था, और उनके द्वारा जो उत्तर दिया जाता था, जिसे वो अपना सत्य मानते थे, अंतिम सत्य, उस पर जब वो क्वेश्चन मार्क लगाता था तो वहाँ पे वो लोग उलझते थे, उसका वो जवाब देते, फिर वो उस पर फिर क्वेश्चन। तो इस तरीके से आगे चलते चले जाते, तब उन्हें लास्ट में लगता कि उनके द्वारा तो जो बात कही गई थी वो बात ही गलत है, वो बात ही पूरी तरीके से गलत है, वो गलत चीज़ पे आधारित थी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जब हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि वो पहले अपना न्याय सिद्धांत देने से पहले अपने से पहले उस समय के तत्कालीन समाज में जो न्याय की परंपरागत जो भी विचार थे, 3 प्रकार के विचार थे न्याय के, परंपरागत न्याय का विचार, फिर आपके क्रांतिकारी या उग्रवादी न्याय का विचार, और व्यवहारिक न्याय का विचार। वो पहले उनसे पूछता है कि न्याय क्या है। रिपब्लिक के तो पात्र है ना, सुकरात तो प्रधान पात्र है, फिर सेफालस है, पोलीमार्कस है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ केवल यहाँ पे, बाकी बात हम वहाँ करेंगे
कि सेफालस को वो सबसे पहले पूछता है कि न्याय क्या है, और सेफालस उसका उत्तर देता है कि सच बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। तो कहता है कि सच बोलना अगर न्याय है तो मुझे ये बताएं कि कोई व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में सच बोले तो न्याय है? तो कहता है हाँ बिल्कुल न्याय है। तो इसका मतलब यह है कि वो फिर एक उदाहरण लेके आता है कि मान लीजिए किसी सैनिक को विपक्षी सेना ने, विरोधी सेना ने, दुश्मन सेना ने पकड़ लिया, तो वो जो वो सैनिक है उसके लिए भी सच बोलना न्याय है? तो कहता है बिल्कुल न्याय है। इसका मतलब तो विपक्षी सेना जब उससे पूछे, दुश्मन सेना उससे अपने राज्य के राज पूछे, सेना के राज पूछे, रक्षा के राज पूछे, सुरक्षा के भेद पूछे जो उसको पता है, तो इसका मतलब तो वो वहां पे सच बोलेगा और अपने राज्य के सारे राज दे देगा उनको, तो न्याय है। सेफालस यहाँ पे अटक जाता है। तब उसे पता चलता है कि सिर्फ सच बोलना ही न्याय नहीं होता। जिस बात को वो न्याय समझ रहा है, सच मान रहा था अब तक, जिस बात को उसने स्थापित कर रखा था अब तक, इसका मतलब वो न्याय नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि द्वंद्वात्मक शैली में इस तरीके से बातों को काटा जाता है, असत्य को काटा जाता है, और असत्य की जब छंटनी की जाती है तब या तो आपके मूल विचार ही असत्य पूरी तरीके से मान लिया जाता है कि पूरा विचार ही असत्य है, या फिर उसमें से अंश जो बचेगा वो सत्य होगा। जो लास्ट में बचेगा उसमें से अगर कुछ, तो वो सत्य है। तो ये कई प्रकार की उदाहरणों से, कई प्रकार के प्रश्नों से, कई प्रकार के, ये समझिए कि उन चीज़ों से परिमार्जित होकर वो चीज़ें फिर आगे बढ़ती हैं और वहाँ असत्य करता चला जाता है। ये आपके संवाद शैली है और प्लेटो भरपूर यूज करता है इसकी, और इसके लिए वो पूरी तरीके से सुकरात का ऋणी। फिर हम आगे बात करें और तो उसकी एक शैली है प्लेटो की, वो है सादृश्य शैली, सादृश्यता या अनुरूपक आप कह सकते हैं। ये शैली सादृश्यता या दृष्टांतों का प्रयोग कह सकते हैं आप, सादृश्यता कह सकते हैं आप, या फिर उदाहरण कह सकते हैं आप, एक ही बात है इसका मतलब। ये सादृश्य शैली में क्या होता है कि कोई भी विचारक जब इस शैली का प्रयोग करेगा तो वो उदाहरणों का प्रयोग करेगा, बार बार उदाहरणों का प्रयोग करेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि वो उदाहरण का प्रयोग करता है कि सैनिक को यदि विपक्षी सेना के लोग पकड़ ले, विरोधी सेना पकड़ ले, तो क्या होगा। तो यहाँ उदाहरण का तो यूज किया। जब आप आगे हम इसी क्लास में जब थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पढ़ेंगे, तब अपनी उस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझाने के लिए वो गुफा का रूपक देता है, गुफा का सादृश्यता का सिद्धांत देता है कि एक गुफा है, उसमें ऐसे है, ऐसे है। हम बात करेंगे उसके आगे। विभिन्न प्रकार के उदाहरण देता है। जैसे वो दार्शनिक राजा की जब बात करता है, तब वो कहता है कि जब सामान्य से अपने जूते की मरम्मत कराने के लिए हम पूरी शहर के सबसे श्रेष्ठतम मोची की तलाश करते हैं, जो एक बहुत सामान्य सा काम है, तो राज्य को चलाने के लिए जो एक इतना महत्वपूर्ण काम है, हम साधारण हाथों में राज्य को सौंप कैसे सकते हैं। उदाहरण दे रहा है यहाँ पे भी। तो ये विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण स्थापित करता है, ये क्या है, सादृश्यता है। इसे हम सादृश्यता कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सादृश्य मूलक पद्धति है। आप इसे सादृश्य मूलक, ये ज्यादा बेहतर शब्द है। सादृश्य मूलक शब्द भी आ जाता है, सादृश्यता शब्द भी आ जाता है, अनुरूपकता भी आ जाता है। इन सब चीजों का ध्यान रखें। दृष्टांतों का यूज करना, इसका मूल अर्थ है वो ये समझिए, दृष्टांतों का यूज क्या करता है वो। और दृष्टांत का मतलब क्या है, उदाहरण। दृष्टांतों का यूज करता है और इसका मतलब है एग्जाम्पल्स का, उदाहरणों का, एग्जाम्पल्स का यूज करता है वो, ठीक है। उसकी पद्धति ऐतिहासिक भी है। अगर हम एक और पद्धति की बात करें उसकी, तो ऐतिहासिक भी है। वो इतिहास से भी कई चीजें लेकर और अपने उसे स्थापित करने की कोशिश करता है और अपने निष्कर्षों को सही साबित करने की कोशिश करता है। इतिहास में घटी घटनाओं में देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये हुआ इतिहास में, तो अब भी अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो वो इस तरीके से विभिन्न प्रकार से वो स्थापित करता है ये सब चीजें। तो ये उसकी ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति भी है। चूंकि दार्शनिक अध्ययन पद्धति है, तो उसकी ये शैली वर्णनात्मक भी है। वर्णन करेगा वो हर एक चीज का, बढ़ा चढ़ा के सारी समस्त बातों को वर्णन के माध्यम से समझाएगा। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आदर्शवादी, दार्शनिक
वर्णनात्मक, ये मानकीय, ये निगमनात्मक, आपस में ये जुड़ी हुई हैं। इन सब चीज़ों को आप अलग नहीं कर सकते। ये जुड़ी हुई विचारधाराएं हैं, ये जुड़ी हुई अध्ययन पद्धतियां हैं। ठीक है, तो ये प्लेटो की अध्ययन पद्धतियां हैं। देखिए, प्लेटो में हम आगे बढ़ते हैं और उसके दर्शन पे बात करते हैं, और उसके दर्शन को जब आप पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि एक उसका सिद्धांत है प्रत्यय सिद्धांत, जिसको विचार सिद्धांत भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में आप इसका नाम ध्यान रखें, द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या थ्योरी ऑफ आइडियाज। ये नाम जरूर ध्यान रखें, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। ये फॉर्म्स किसे कहता हो, आकृतियां किसे कहता हो, फॉर्म्स का मतलब आकृतियां हैं, आकार किसे कहता हो, ये हम समझेंगे। या थ्योरी ऑफ आइडियाज, इसका मतलब वो फॉर्म्स, आकृतियां किसे कहता है, आइडियाज को कहता है, प्रत्यय को कहता है। प्रत्यय का मतलब विचार है। प्रत्यय से आप यहां क्या समझते हैं, विचार, जो हम सोचते हैं, विचार को वो प्रत्यय कहता है। तो इस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझने के लिए देखिए, वो सबसे पहले क्या कहता है कि जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी, ज्ञान और मत, दो शब्दावलियां लेके आता हूं। वो कहता है कि देखिए, एक तो होता है मत, एक होता है ज्ञान। इस जगत में सामान्यतः ज्यादातर लोग, बल्कि अधिकांशतः, बल्कि लगभग सारे लोग ज्ञान जिसे समझते हैं वो वास्तव में ज्ञान नहीं होता, वास्तव में वो मत होता है, ओपिनियन होती है, नॉलेज नहीं होता है वो तो ओपिनियन है। वो कहता है कि मत क्या है, ज्ञान क्या है, पहले इसे समझिए। यही समझ वो उसके प्रत्यय के सिद्धांत का मूल है। तो यहां वो कहता है कि देखिए, दो प्रकार के जगत है। ज्ञान और मत को समझने के लिए आप यूं समझिए कि दो प्रकार के जगत हैं। एक जो जगत है वो है दृश्य जगत, और दूसरा जगत है वो है अदृश्य जगत। एक है विजिबल वर्ल्ड और एक है इनविजिबल वर्ल्ड। दृश्य जगत कौन सा? दृश्य जगत जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। ये जो हम सब कुछ देख रहे हैं, ये पेन है, ये टेबल है, ये बोर्ड है, ये आपकी कैमरा है, ये मैं हूं, ये जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं वो सब चीजें इस वास्तविक जीवन से संबंधित है, इस दृश्य जगत से संबंधित है। तो ये जो जगत है वो जगत कौन सा है? जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देखा जा सकता है। और वो कहता है अदृश्य जगत, अदृश्य जगत को आंखों से देखा नहीं जा सकता, ये दिखाई नहीं देगा, इसके बारे में केवल सोचा जा सकता है। बल्कि वो आगे बढ़ के कहता है कि अपने विवेक के माध्यम से इसे समझा जा सकता है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता। यहां से उसकी मूल बात शुरू हो रही है, यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा आप ढंग से। इस जगत की समस्त वस्तुएं जो दिखती हैं हमें, वो समस्त वस्तुएं, वो सारी की सारी वस्तुएं अस्थायी हैं, क्षणिक हैं, परिवर्तनशील हैं, नश्वर हैं, मिट जाएंगी, एक दिन समाप्त हो जाएंगी। जितनी भी वस्तुएं, जो भी लोग, जितनी भी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं, जिनको आप मान बैठे हैं कि ये सच है, वो सच नहीं है, उसे वो सच नहीं मानता है। दृश्य जगत यही जगत है जिस जगत में हम रह रहे हैं। तो इस जगत को वो सच नहीं मानता है, सत्य नहीं मानता है। वो कहता है ये सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि सत्य नश्वर नहीं होता, सत्य परमानेंट होता है, अस्थायी नहीं होता है। सत्य कभी क्षणिक नहीं होता है, सत्य कभी परिवर्तनशील नहीं होता है। सोफिस्ट यही तो कहते थे सत्य परिवर्तनशील है, आज का सत्य कल के सत्य से अलग होगा, यही तो कहते हैं सोफिस्ट। और प्लेटो और सुकरात इसी बात को तो पूरी तरीके से खारिज करते हैं कि सत्य कभी ऐसा नहीं हो सकता। सत्य तो क्या है? सत्य हमेशा रहने वाला है, सत्य अनश्वर है, सत्य स्थायी है, परमानेंट है, परिवर्तनशील नहीं है। तो ये जगत क्या है? वो कहता है क्षणिक है। इस जगत की बात कीजिए, दृश्य जगत को वो क्षणिक मानता है,
दृश्य जगत को वह अस्थाई मानता है, दृश्य जगत को वो परिवर्तनशील मानता है, दृश्य जगत को वो नश्वर मानता है। देखिए इस जगत में तो जो भी चीजें हैं नश्वर होगी, लोग जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जो भी चीज जो आप आज यूज कर रहे हैं वो कुछ दिन बाद में समाप्त हो जाएगी। बहुत सारी चीजें सारी चीजें जो समाप्त हो जाती हैं। आज के 100 साल पहले जो लोग थे वो आज नहीं है, आज के 100 साल बाद आज हम भी नहीं होंगे। तो सब चीजें जितनी भी वस्तुएं हैं इस जगत की सारी क्षणिक हैं, अस्थायी हैं, परिवर्तनशील है। तो इस जगत में जो भी चूंकि अस्थायी है, परिवर्तनशील है, इसलिए ये क्या है, ये सत्य नहीं है। यहां पे हमें जो भी दिखाई देता है वो क्या है, वो कहता है वो मत है, वो केवल ओपिनियन है, ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान स्थायी होता है। तो फिर ज्ञान क्या है, तो कहता है एक जगत और भी है, वो अदृश्य जगत है, जिसे आंखों से देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन अपने विवेक से, अपने बुद्धि से उसे समझा जा सकता है। और उस जगत में क्या है, तो कहता है कि उस जगत में, अच्छा इस जगत का संबंध देखिए, मैं एक बात और बता देता हूं, इस जगत का संबंध किससे है, वस्तुओं से है, पदार्थ से है। जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, वस्तुएं वगैरह, और ये भी क्या है, सारी की सारी क्षणिक है, परिवर्तनशील है। जबकि वो कहता है इस जगत का संबंध किससे है, विचारों से है। और विचार के लिए ही वो शब्द काम में लेता है प्रत्यय, आइडियाज, फॉर्म्स। उस अदृश्य जगत का संबंध विचार से है, प्रत्यय से है। और विचार कभी नहीं मरते हैं, प्रत्यय कभी नहीं मरते हैं, वो स्थायी है, परमानेंट है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक उदाहरण लेके मैं बता देता हूं आपको। वो एक उदाहरण लेता है घड़े का। घड़े के बारे में वो कहता है कि घड़ा जो है वो हमें आंखों से दिखाई देता है, इस जगत की वस्तु है, लेकिन वो घड़ा परमानेंट थोड़ी ना है। चाहे कितना भी सुंदर घड़ा है, वो घड़ा क्षणिक है, अस्थायी है, परिवर्तनशील है, रूप बदलेगा उसका, वो नश्वर है, समाप्त हो जाएगा एक दिन। तो जिस घड़े को देखकर आप खुश हो रहे हैं और जिसे सच मान बैठे हैं आप, वो एक्चुअल में सच नहीं है, वास्तविक घड़ा वो नहीं है। मैंने कल भी क्लास में बताया था आपको कि वो घड़ा उस घड़े को सच नहीं मानता, बल्कि वो सत्य किसको मानता है, उस घड़े के विचार को। यहां जिस घड़े का हम उदाहरण ले रहे हैं, वो कहता है कि इस घड़े का विचार वो वास्तविक है, क्योंकि वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो दिमाग में रहेगा। दुनिया के सारे घड़ों को समाप्त कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो भी नए घड़े बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में उसका विचार है, और वो जो विचार है वो ज्ञान है, वो वास्तविक है, ये दिखाई नहीं देता है वो विचार। वो एक बात और उदाहरण लेता है, वो कहता है कि जैसे जब आप त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस परिभाषा के आधार पर आप त्रिभुज बनाते हैं, लेकिन आपके द्वारा स्केच किया गया ये त्रिभुज अपने पूर्ण रूप में नहीं है। ये त्रिभुज का प्रतिनिधित्व तो कर रहा है, रिप्रेजेंट तो कर रहा है त्रिभुज को, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की कमियां हैं। त्रिभुज तो है ये, लेकिन त्रिभुज का पूर्ण रूप नहीं है ये त्रिभुज का अपूर्ण रूप है। और चूंकि अपूर्ण रूप है तो फिर पूर्ण रूप क्या है, तो कहता है कि त्रिभुज का हमारे दिमाग में जो विचार है वो पूर्ण रूप है। इसमें तो कोई भुजा छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, कुछ भी हो जाएगा, अनेक प्रकार की वो है, तो ये पूर्ण रूप नहीं है, अपूर्ण रूप है। और इस आधार पे वो कहता है कि इस जगत की समस्त वस्तुएं वो क्या है, वो अपूर्ण है, ये अपूर्ण है। और ये किसके ऊपर टिकी हुई है, ये इसके ऊपर टिकी हुई है, ये पूर्ण है। इसका मतलब वास्तविक जगत जो है, वो वास्तविक जगत इसको कहते हैं, वो कहता है वो जो दृश्य जगत है वो अदृश्य जगत को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता, वो उसका अपूर्ण रूप है। दृश्य जगत अदृश्य जगत का अपूर्ण रूप है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ये इसका अपूर्ण रूप है। किसका? इस अदृश्य जगत का। ठीक वैसे का वैसा नहीं हो सकता ये,
क्योंकि ये अपने आप में पूर्णता लिए हुए है। ये इसी का रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन अपूर्ण रूप है। घड़ा है, गधे के विचार को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से वैसे का वैसा नहीं है, वो उसका पूर्ण रूप नहीं है। ये वो कहना चाह रहा है। वो कहता है सेव का के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में जो सेव का विचार है वो अपनी पूर्णता लिए हुए है, क्योंकि जो जिस सेव को आप वास्तव में देखते हैं वो सेव वास्तविक नहीं है, क्योंकि वो सड़ जाएगा। वो तो हरा भी है, लाल भी है, अनेक प्रकार से रूप लिए हुए हैं, वो अपने परिपूर्ण रूप में नहीं है। वो जो सेव का विचार है वो अपने परिपूर्ण रूप में है, क्योंकि वो इस जगत से संबंध रखता है। आप मेरे ख्याल से इस बात को समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे तो प्लेटो समझा रहा है आगे। मैं प्लेटो की ही बात बता रहा हूँ आगे, कि प्लेटो आपकी इस बात को और अधिक समझाने के लिए वो एक रूपक लेता है, वो एक दृष्टांत लेता है, और वो दृष्टांत लेता है, सादृश्यता स्थापित करता है गुफा के सिद्धांत से। तो गुफा की सादृश्यता समझिए आप कि वो क्या कहता है। वो एक गुफा का रूपक लेता है इसी बात को समझाने के लिए कि एक्चुअल में ज्ञान क्या है और मत क्या है। आप प्लेटो की इस बात से मैं समझता हूं 100% सहमत होंगे, जो प्लेटो समझाना चाह रहा है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि जब जब आप आगे विचारक पढ़ते चले जाएंगे, तब आप जब प्लेटो पढ़ोगे तब आपको लगता है कि प्लेटो बहुत बढ़िया कुछ कह रहा है। अरस्तु पढ़ेंगे तो अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों से आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको लगेगा ठीक। मैकियावेली पढ़ेंगे तब आप मैकियावेली से सहमत होंगे। जब आप जॉन होब्स, लॉक, रूसो या जो भी विचारक आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि सब के सब विचारक कितने तार्किक बात कर रहे हैं, कितनी सही बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए प्लेटो के जो ये प्रत्यय सिद्धांत देता है, यहाँ पे आप थोड़ा सहमत होंगे। जिस तरीके से सामाजिक मान्यताएं स्थापित हैं उस बारे में प्लेटो क्या कहता है, देखिए। वो कहता है कि एक अज्यूम करता है, एक उदाहरण पेश करता है, एक दृष्टांत पेश करता है, एक रूपक रखता है कि मान लीजिए कि एक कोई गुफा है। गुफा मानते हैं आपकी अंदर, गुफा के गेट के अंदर से हम जब जाते हैं तो अंदर पूरी तरीके से अंधेरा है, कोई प्रकाश नहीं है। और उस अंधेरे में ये जो गुफा है, गुफा के मेन गेट तो दूर रह गया, हम एकदम अंदर चले गए। गुफा के अंदर गए तो गुफा इस तरीके का एक रूम जैसा है, ये समझिए आप। वो रूम है, वो एक दीवार से विभाजित है, एक दीवार है यहाँ पे, और वो दीवार चुनी हुई है इस तरीके से दीवार बनी हुई है, वो आगे तक है ये दीवार, ये समझ लीजिए ये दीवार बनी हुई है, ठीक है। और इस दीवार में ये दीवार है, इस दीवार के इस साइड में कुछ लोग बंधे हुए हैं। एक आदमी बना रहा हूं मैं, एक बार आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो आदमी बंधा हुआ है, इसका मुंह इस दीवार की तरफ है, उस गुफा के इस दीवार पर है इसका मुंह, ठीक है। इस दीवार की हाइट में इतनी ही कर लेता हूं एक बार। अब ये इसका मुंह इस दिशा में है, और यहां पे ये जो लोग हैं वो इस दीवार से पूरी तरीके से बंधे हुए जंजीरों से, हाथ बंधा हुआ, पैर बंधे हुए, सिर बंधा हुआ, कमर बंधी हुई, सब बंधा हुआ है। और इस तरीके से बंधे हुए हैं कि ये केवल हिलडुल नहीं सकते, केवल अपने सामने जो चीज है उसको देख सकते हैं। इसका मतलब ये लोग केवल इस दीवार पे जो कुछ भी है इस दीवार को ही देख सकते हैं, इसके अलावा इधर उधर कुछ ही नहीं देख सकते। और ये लोग जो बंधे हुए अपने जन्म से बंधे हुए हैं। मतलब ये कि प्लेटो ये मान के चलता है कि इन लोगों को गुफा के बाहर की दुनिया का, बल्कि इस दीवार के भी इस तरफ का कोई ज्ञान नहीं है। जन्म से बंधे हुए हैं, उसी में पले बढ़े हैं, उसी में वो हैं। अब आप ये मत पूछ लेना कि ये मत कह देना कि भाई वो खाना कहाँ खाते हैं, कि उनका जन्म जंजीरों से बंधे हुए कैसे हुआ। वो एक अज्यूम कर रहा है, उदाहरण दे रहा है। ज्ञान क्या है इस बात को लेके, और मत क्या है खासतौर से इस बात को लेके। आप इस बात को लेके चलें, एक बार समझिए आप। तो वो कह रहा है कि ये जो दीवार है, इस दीवार के इस दिशा में
ऊंचाई पे यहां पे आग जल रही है, आग जल रही है, ठीक है। और आग इस यहां पे दीवार है, दीवार की इस आग के और दीवार के बीच में एक ये रास्ता है जहां से होकर बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। और इस दीवार की हाइट आदमी के कद के बराबर की है, कद जितनी है एक ये दीवार। तो जो आदमी यहां से इस दीवार के पास से गुजरेगा यहां से, तो उस आदमी की छाया तो इस दीवार पे पड़ेगी, जिसको ये देख नहीं पाता वो तो इसके पीछे है। लेकिन वो आदमियों के ऊपर, सिर के ऊपर उन्होंने कुछ अलग अलग चीजें लेके गुजरते हैं। वो अलग अलग चीजों की अलग अलग वस्तुएं लेके गुजरते हैं, या अलग अलग चीजों के, ये समझिए कि आकृतियां लेके गुजरते हैं। जैसे पशु की मूर्ति आ गई या पेड़ की मूर्ति आ गई, वो मूर्तियां लेके गुजर रहे हैं अपने सिर के ऊपर से। तो उनके सिर के ऊपर चूंकि मूर्ति है, तो वो सिर के ऊपर जब मूर्ति इस दीवार के ऊपर से निकलेगी, तो इस प्रकाश का वो प्रकाश पड़ेगा उस मूर्ति पे, और उसका चित्र बनेगा यहाँ पे चित्र बनेंगे। और इन चित्र को ये देख सकते हैं। मैं आपको यहां तक का समझा देता हूं। ये एक रूपक है, ये गुफा के अंदर का सीन है जो प्लेटो दिखाता है। आप एक बार देखिए, इससे समझ लीजिए, वहां से आगे बात समझ आएगी आपकी। मैं कह रहा हूं कि ये गुफा है, गुफा में ये दीवार है, ठीक है। इस दीवार के ये जो लोग हैं यहां बंधे हुए हैं जंजीरों से, हिल-डुल नहीं सकते, केवल देख सकते हैं सामने। और इनको दिख क्या रहा है? सामने ये दीवार दिख रही है गुफा की। अब यहां से यहां एक आग जल रही है और वो उस आग का प्रकाश यहां पड़ रहा है, ठीक है। ये दीवार है, यहां से ये लोग गुजर रहे हैं, ये रास्ता है, ये लोग गुजर रहे हैं यहां से। और जब ये लोग गुजर रहे हैं तो इन लोगों की छाया तो इस दीवार पे पड़ गई जो इनको दिख नहीं रही है। लेकिन यहां जो इन लोगों ने अपने यहां पे सिर के ऊपर, ये देखिए अलग अलग आकृति के जो ले रखे हैं, उनकी छाया यहां पे पड़ेगी। ये परछाई शब्द ध्यान रखिएगा। प्लेटो के दर्शन में प्रश्न पूछे जाते हैं परछाई शब्द से। परछाई, छाया, प्रतिछाया, इंग्लिश में शेडो याद रखें। हम बात कर लेंगे उन समझ शब्दावलियों की बात कर लेंगे, गुफा की बात याद रख लेंगे, आकृति सिद्धांत शब्द आएगा, परछाई शब्द आएगा, विभाजित रेखा शब्द आएगा, कई शब्द आएंगे आपके, वो सब चीजों की बात करेंगे हम। तो यहां से इनकी जब छाया यहां पड़ेगी, जैसे मान लीजिए ये घोड़े की आकृति है। अब घोड़े की आकृति की परछाई यहां पे घोड़े की बनी। ये बर्तन है, एक बर्तन की जार की आकृति यहां पे बनी। ये वृत्त जैसा कुछ है, इसकी आकृति यहां बनी। ये पक्षी की आकृति है, यहां पक्षी की आकृति बनी, छाया बनी। अब बताइए मुझे कि ये लोग जो अपने जन्म से यहां हैं, ये चीजें हिलती हुई जब इनको दिखती है, गुजरती हुई चीजें इनको दिखती है, तब इन लोगों को क्या लगता है? इन लोगों को ये लगता है कि घोड़ा क्या है? घोड़ा ये है। इसी को वो असली घोड़ा मान बैठे हैं। घोड़ा, क्योंकि इन्होंने बाहर की दुनिया तो देखी नहीं ना, इनको तो पता ही नहीं घोड़ा क्या होता है। इन्होंने तो घोड़े के रूप में इसी को देखा है, इन्होंने तो बर्तन के रूप में इसी को देखा है, इन्होंने तो पक्षी के रूप में इसी को देखा है कि इसके पंख होते हैं और वो जा रहा है। तो ये इन परछाइयों को वास्तविक मान बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने बाहर की दुनिया देखी नहीं है। इन परछाइयों को ही जो वो देखते आ रहे हैं, उन्हीं को उन्होंने सच मान लिया कि ये वास्तविक है, क्योंकि जन्म से ये यही देखते आ रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं। तो सब लोग देखते हैं कि देखिए ये घोड़ा आ गया, अब की बार अच्छा घोड़ा है, ये पक्षी आ गया, ये बर्तन आ गया, या पेड़ आ गया, पेड़ ऐसा होता है। इनके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है। वो बिलीफ सिस्टम जो शुरू से, चाहे वो गलत है, लेकिन गलत बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गया और उसी को वो सच मान बैठे। ठीक वैसे ही जैसे हमारे समाज में, हमारे दिमाग में भी तो हमारी सामाजिक चीज़ें जो हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, जो चाहे गलत हैं, लेकिन हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन गई, वो तो हमें सच लगती है। हमें सच लगता है कि अगर महिला घूंघट निकालती है तो हमें उसमें कुछ बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो हमारे बिलीफ सिस्टम पर डेवलप हुआ है। हमने समाज में ऐसा होते देखा है। अपनी माँ को, अपनी दादी को, अपनी पत्नी को घूंघट निकालते हुए, अपने बचपन से अपनी माँ को और अपनी दादी को घूंघट निकालते हुए देखा है, तो हमें वो बुरा नहीं लगेगा। हमें लगेगा कि ये ठीक है। हमें तो बुरा तब लगेगा जब हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे अंकल घूंघट निकालें, तब बुरा लगेगा, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम के विरुद्ध है।
तो ये जो बिलीफ सिस्टम है इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है प्लेटो। समझना इस बात को। वो कह रहा है कि इन लोगों ने शुरू से चूंकि ये देखा है तो इसी को वो सच मान बैठे हैं, सत्य मान बैठे हैं, जबकि सत्य थोड़ी ना है। वास्तव में घोड़ा ये थोड़ी ना है, लेकिन इन्हें क्या पता घोड़ा और दूसरा क्या होता है। इनके भरोसे तो यही घोड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये शुरू से ये मान बैठे हैं। अब यहां से वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। प्लेटो कहता है कि ये जितने भी लोग हैं इनमें से एक व्यक्ति को जबरदस्ती वहां से आजाद करा के उसकी जंजीरें तोड़ के और बाहर लाया जाता है, इधर लाया जाता है। समझना एक बात ध्यान से, जबरदस्ती बात कर रहा है प्लेटो। जबरदस्ती क्यों? क्योंकि अपने आप तो वो अपने इस दायरे से बाहर नहीं आ पाएगा, उसको वहां से लाना पड़ेगा। इसकी बात आगे समझ आएगी आपको। और जब वो व्यक्ति वहां से आके इधर आया और जब यहां खड़ा हुआ, वो मान लीजिए ये व्यक्ति यहां खड़ा हो गया, अब इस व्यक्ति को यहां खड़े होके क्या दिख रहा है? अब यहां खड़े हुए व्यक्ति को यहां से जो गुजर रहे हैं ना यहाँ के लोग, इन लोगों को यहां से वो गुजरते हुए देख रहा है। और जब यहां से गुजरते हुए देखेगा तब उसे पता चलेगा कि ये जो लोग यहां से आकृतियां ले जा रहे हैं और इनके संबंध में बात कर रहे हैं, ये जो घोड़ा जिसको बोल रहे हैं, ये घोड़ा तो ये है, ये घोड़ा थोड़ी ना है, ये घोड़ा तो इसकी आकृति है। यहां आने के बाद इसको पता चलेगा कि इस आग की वजह से यहां इसकी परछाई बन रही है। और इस आदमी को ये लगेगा कि ये आपस में बात कर रहे हैं जिस बात को हम सच मान रहे हैं, और जिस बात के आधार पे हमने अपने नॉलेज को, अपने बिलीफ सिस्टम को डेवलप किया है, वो तो गलत है, पूरी तरीके से गलत है, भ्रम है। ये तो वास्तव में ये बर्तन नहीं है, घड़ा नहीं है, घड़ा तो ये है। ये घोड़ा नहीं है, घोड़ा तो ये है। ये पक्षी नहीं है, पक्षी तो ये है। उसे लगेगा ऐसा। तब उसे लगेगा कि अब तक तो हम किस में जी रहे थे? झूठ के जीवन में जी रहे थे, भ्रम में जी रहे थे, इल्यूजन में जी रहे थे। वो तो इल्यूजन था, पूरा का पूरा भ्रम था। वास्तविकता तो ये है। हालांकि ये भी मूर्तियां ही हैं, ये वास्तविक घोड़ा थोड़ी ना है। प्लेटो देखिए चरणबद्ध तरीके से बता रहे हैं। अब उसको घोड़ा यही लग रहा है, जबकि ये घोड़े की आकृति है, ये तो घोड़े की मूर्ति है। ये समझ रहा है घोड़ा तो वास्तव में ये होता है। अब तक जिसे हम समझते आ रहे थे वो घोड़ा नहीं था, इसको वो सच मान बैठा है। अब यहां से और आगे की यात्रा प्लेटो करता है और वो कहता है कि उस गुफा से वो धीरे धीरे बाहर जाता है। यात्रा करके, लंबी गुफा है, उससे जब वो बाहर निकलेगा तो उस गुफा से बाहर निकलते समय वो देखता है, देखिए यहां से वो जब वो बाहर निकलता है तब वो देखता है कि बाहर की दुनिया में जब वो जाता है, प्रकाश, सूरज के प्रकाश से बाहर एकदम रोशनी में जब वो जाता है तब वो देखता है कि बाहर की दुनिया तो एकदम अलग है। और जब वहां दौड़ते हुए घोड़े को वो देखता है, वो घोड़ा अब की बार किसी के सिर पे नहीं है बल्कि वो दौड़ रहा है। तब उसे पता चलता है कि अरे जिस घोड़े को हम बात कर रहे थे वो तो घोड़ा अलग तरीके का था, घोड़ा तो ये होता है। इसका मतलब जो हम यहां देख रहे थे वो भी गलत था, जो हम यहां देख रहे थे वो भी गलत था, घोड़ा तो ये है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम उसका डेवलप हुआ, उस बिलीफ सिस्टम को यहां चुनौती मिली, फिर उसका नया बिलीफ सिस्टम यहां डेवलप हुआ, जब वो बाहर गया तो वहां उसको चुनौती मिली, मतलब वो वहां पे गलत साबित हुआ। समझ पा रहे हैं आप? वहां पे जब वो पेड़ को देखेगा तब वो देखेगा कि यहाँ वाला पेड़ तो वहाँ, यहाँ के पेड़ को तो उसने वैसे यहाँ आते ही वो उसके भ्रम दूर हो गया, लेकिन यहाँ वाला पेड़ देखेगा कि वो तो छोटा सा था, हिल ही नहीं रहा था। यहाँ वाला पेड़ तो देखो कितना हरा है, गजब तरीके का, हिल भी रहा है, ये तो एकदम हवा में एकदम लहला रहा है। और यहाँ का पेड़ तो बहुत गजब है, ये तो ये वास्तविक पेड़ है। तब उसे पता चलेगा कि वास्तविक पेड़ तो ये है। जब इसी तरीके से जब वो आगे की बाहर की वो दुनिया देखेगा तब उसे पता चलेगा कि वास्तविकता तो ये है, वास्तविकता वो नहीं थी। इतने दिन तो मैं अज्ञानता की उस दुनिया में था, उस भ्रम की दुनिया में था जिसको मैं सच मान बैठा था। और यहां से उस व्यक्ति को जो बाहर गया, उस व्यक्ति को एक नाम देता है फिलोसोफर, दार्शनिक, जिसे ज्ञान हुआ। जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है उसे वो फिलोसोफर कहता है, दार्शनिक कहता है। हालांकि यहाँ एक बात मैं आपको समझाता चलूँ साथ में, हो सकता है आप उस बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लें।
बाहर की दुनिया का जो उस व्यक्ति को ज्ञान हुआ उसको उसने दार्शनिक कहा। अब इस दुनिया के ज्ञान जिसको है उसको वो दार्शनिक नहीं कर रहा है, यहाँ तो केवल गुफा के रूपक के रूप में बता रहा है कि ये हमारी ये दुनिया की तरह हो तो ये गुफा है कि जिसमें हम इस सब चीज़ों को सच मान बैठे हैं, और जो ये गुफा के बाहर गया वो दुनिया वो विचारों की दुनिया है। वो एक रूपक ले रहा है केवल गुफा का, तो कि जिस तरीके से इस गुफा से बाहर की दुनिया में जब वो गया तब उसे वास्तविक ज्ञान हुआ, ठीक वैसे ही इस जगत की तुलना बजाय जब वो अदृश्य जगत के बारे में सोचता है, जब वहाँ उसका ज्ञान होता है तब उसे पता चलता है कि इस दुनिया की सब चीज़ें भ्रम है। तो वो जो दार्शनिक नाम देता है, वो जो बाहर की दुनिया में गया, यहाँ से निकला, और वो जो दार्शनिक है, अब उस दार्शनिक की एक जिम्मेदारी भी प्लेटो देता है उसे। वो कहता है कि केवल वो खुद ज्ञानी होकर ही संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर सद्गुण आ जाते हैं, और जब उसके अंदर सद्गुण आते हैं, क्योंकि ज्ञान ही सद्गुण है, और जब सद्गुण आते हैं उसके अंदर वो व्यवहार में सब चीज़ें हैं, तब वो चाहता है कि उसके जो साथी जो अभी तक उसी भ्रम में जी रहे हैं, जो कि उसी को सच मान बैठे हैं, उन लोगों को भी ज्ञान हो। वो दूसरों को भी ज्ञान देने की कोशिश करेगा, और इसके लिए वो गुफा के अंदर वापस आएगा दार्शनिक। और जब वो फिलोसोफर वापस आता है और वो यहाँ आकर इन लोगों को कहता है कि देखिए साथियों, ये घोड़ा नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, ये घोड़ा नहीं है, ये घड़ा नहीं है, ये पक्षी नहीं है। और यहाँ के लोग जिन्होंने बचपन से इन चीज़ों को सच माना है, क्या वो उसकी बात से सहमत होंगे? वो उस पर हंसेंगे और कहेंगे कि अरे तुझे क्या पता है, वास्तविकता हम शुरू से देखते आ रहे हैं, हम पागल थोड़ी ना हैं, और एक थोड़ी ना, हम तो देखो कितने लोग हैं, सब के सब ये पागल थोड़ी ना बैठे हैं हम सब लोग यहाँ पे। सच यही है। वो कहते हैं कि सच यही है, तुम पागल हो गए हो। वो जो बाहर जाके आया था उसको पागल घोषित कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही तो हुआ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा बेहतर चीज़ों को, उन सामाजिक बंधनों को, सामाजिक रूढ़ियों को, और ऐसी रूढ़ियों को जो वास्तव में गलत है, एक आवाज़ उठाता है, तब बाकी के लोग क्या कहते हैं, उसका विरोध ही तो करते हैं और कहते हैं कि पागल हो गया ये। हम सब लोग मान रहे हैं पागल थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि वो जो बाहर से व्यक्ति आया उसने पूरे समाज के बिलीफ सिस्टम को चुनौती दी है। उसने चुनौती उन चीज़ों को दी है जिन चीज़ों को हम शुरू से सच मानते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, अपने व्यवहार में उन सब चीज़ों को ढाले हुए हैं। उन चीज़ों को जब चुनौती कोई एक व्यक्ति देगा तो निश्चित सी बात है कि उसका विरोध होगा। ये लोग भी उस पर विश्वास नहीं करते। प्लेटो इस बात को और आगे लेके जा रहा है और वो कह रहा है कि वो जब व्यक्ति इन लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करेगा उतना उसका विरोध होगा, और एक सीमा पर एक ऐसी आएगी कि जब कोई ये व्यक्ति उन लोगों को जबरदस्ती वहां से बाहर ले जाने की कोशिश करे, या जबरदस्ती वहां से मतलब उनको समझाने की कोशिश करे, उनके ज्ञान देने की कोशिश करे कि ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, तब वो लोग वो कहते हैं उसकी हत्या तक कर देंगे। अब आप ये क्वेश्चन मत उठाना कि वो जब जंजीरों में बंधे होंगे तो हत्या कैसे करेंगे, मतलब उसका विरोध इस लेवल पे करेंगी। वो इस बात को आगे स्थापित करेगा अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत में। ये जो मैं घटनाक्रम बता रहा हूँ, ये जो उदाहरण बता रहा हूँ, प्लेटो के हर एक बात में ये उदाहरण बार बार आएगा, और मैं बार बार इस चीज़ को वापस इंडिकेट करूंगा। देखिए उस वक्त प्लेटो ने अपनी वो बात कही थी ना, उसे यहाँ स्थापित कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ एक बात कह देता हूँ, यहाँ पे वो अकेला उनको चेंज नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, और वो लोग ज्यादा है संख्या में, तो उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। इस तरीके से वो कहता है कि उसकी हत्या तक कर देंगे वो लोग। अब यहां से प्लेटो कहना चाह रहा है कि यदि इस व्यक्ति के अंदर हम इतनी पावर भरें, यदि हम इस व्यक्ति को इतना पावर दें कि इसके पास पावर होगा कि इन लोगों को वो जबरदस्ती भी ज्ञान के दर्शन करा सकता है, इन लोगों के साथ अपनी शक्ति बल का प्रयोग कर सकता है। अगर इस व्यक्ति को हम इतना पावर दें तो वो न केवल इसके लिए अच्छा है, बल्कि वो इन लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये लोग तो अपनी उस बिलीफ सिस्टम से बाहर नहीं आएंगे, अपने उन विश्वासों से बाहर नहीं आएंगे। इसी आधार पे वो कहता है कि सुकरात को मृत्युदंड दिया गया क्योंकि सुकरात को ज्ञान हो गया था, और जब ज्ञान हो गया था और बाकी के लोगों को वो ज्ञान देना चाहता था, तो देखिए क्या क्या है उसके साथ।
उसने उस बात को उस बात से जोड़ा कि सुकरात को मृत्युदंड इन लोगों ने दिया। क्यों? क्योंकि इन लोगों के बिलीफ सिस्टम के विरुद्ध सुकरात ने अपनी बात को स्थापित किया था, अपने ज्ञान को देना चाह रहा था, और वो केवल खुद ही ज्ञानी नहीं होना चाह रहा था, बल्कि वो ज्ञान सब लोगों को ज्ञान के दर्शन कराना चाह रहा था। और उसको मृत्युदंड दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, उसके पास शक्ति नहीं है। तो प्लेटो चाहता है कि फिर से इस तरीके से सुकरात की ये घटना फिर से ऐसी ना हो। तो फिर क्या हो? तो वो कहता है कि यहाँ से जो वापस लौटेगा, जो यहाँ से दार्शनिक के रूप में बाहर जाएगा, फिलोसोफर बाहर जाएगा, वो जब वापस आए यहाँ लोगों को ज्ञान के दर्शन कराने, तो वो केवल फिलोसोफर के रूप में ना हो, बल्कि फिलोसोफर किंग हो। यहाँ उसे वो राजा बनाना चाह रहा है, फिलोसोफर किंग बनाना चाह रहा है, जिसके पास पावर है, शक्ति है। और चूंकि उसके पास पावर है, शक्ति है, स्ट्रेंथ है, उसके पास ये शक्ति है कि वो अपनी बात को निरंकुश तरीके से भी मनवा सकता है, चाहे लोग सहमत हो ना हो। इसीलिए वो अपने राजा को, अपने दार्शनिक राजा को कानूनों से ऊपर मानता है, विवेक, क्योंकि विवेकशील है वो, विवेक को कानूनों से ऊपर मानता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है अधिकांशतः जनता अज्ञानी है, जिसे पता ही नहीं है कि सच क्या है। और चूंकि दार्शनिक राजा विवेकशील है, उसे पता है कि ज्ञान क्या है, सच क्या है। तो इसका मतलब यह है कि उन अज्ञानी लोगों को ज्ञान के दर्शन कराने के लिए राजा शक्ति का यूज कर सकता है। इसलिए राजा को निरंकुश होना चाहिए, उसके ऊपर जनमत का कोई बंधन नहीं, जनमत का बंधन नहीं रखता अपने दार्शनिक राजा पे। क्यों नहीं रखता? देख लीजिए, यही तर्क है। क्योंकि जनमत का बंधन होगा तो इनके द्वारा जो बात कही गई वही सच हो जाएगी, फिर तो इसी बात यही ज्ञान के रूप में स्थापित हो जाएगा फिर तो, जबकि ये ज्ञान नहीं है। ठीक है, ये गुफा का रूपक सिद्धांत है। वो कहता है कि यहां से जब ये व्यक्ति यहां आया था और यहां से जब बाहर की दुनिया में गया तो उसकी भीतरी आंखें खुल गई, उसकी इनसाइट आइज जो है वो खुल गई, अंदरूनी आंखें खुल गई, भीतरी आंखें खुल गई, ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे। और जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उसने देखा कि वास्तव में ये ज्ञान है। इतने दिनों वो भ्रम में था। हमारे समाज में ठीक ऐसे होता है, किसी भी बात को लेकर समझ लीजिए आप, किसी भी बात को लेकर सोच लीजिए आप, चाहे मृत्यु भोज को अब तक हम मान्यता दे ही रहे थे, या फिर छुआछूत को हमारे पूर्वज मान्यता दे ही रहे थे, अब भी बहुत सारी जगह ऐसा है। तो मुझे ये बताएं कि क्या आज के 50 साल पहले या 100 साल पहले भारतीय समाज में लोगों को वो छुआछूत गलत नहीं लगता था? गलत नहीं लगने की वजह थी, और वजह ये थी कि उन्हें लगता था कि ये सब कुछ ठीक ही तो हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जन्म से उस छुआछूत को होते देखा है। तो उन्हें लग रहा है कुछ गलत नहीं है। जो लोग छुआछूत कर रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल गलत लगने की संभावना ही नहीं है। जिन लोगों के साथ छुआछूत हो रहा था उन लोगों को उनका बिलीफ सिस्टम भी उसी तरीके से डेवलप हो गया। उन्हें लगता था कि हम हीन हैं, उन्होंने खुद को हीन मान लिया था। उनका बिलीफ सिस्टम ऐसे डेवलप हुआ कि हम, ईश्वर ने हमें बनाया ही दूसरे दर्जे का है, और चूंकि दूसरे दर्जे का बनाया तो हमारे साथ भेदभाव होता तो कुछ गलत नहीं है। उन्हें इसमें अन्याय नजर नहीं आता था। उन्होंने इसको अपने मानसिक तौर पे स्वीकृति प्रदान कर दी थी, और चूंकि स्वीकृति प्रदान कर दी थी इसीलिए तो ये सदियों तक चला आया, वरना सदियों तक थोड़ा ना चलता ये सब चीजें। तो जब किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि ये छुआछूत गलत है, उसने वास्तव में पहचाना कि ये गलत है, वहां से विरोध हुआ, उसका भयंकर विरोध हुआ। मृत्यु भोज का जब बंद करने की बात आई, लोगों ने विरोध किया इसका, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन धीरे 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 सब चीज जब इन चीजों के बारे में हुआ, तब हमें लग रहा है, आज लग रहा है कि उस जमाने में, उस युग में, उस समय में ये स्थिति थी। हम जिसको सच मान बैठे थे वो वास्तव में भ्रम था, और न केवल उस समय भ्रम था, बल्कि समझिए इस बात को, हम अपने जीवन में वर्तमान में भी बहुत सारे भ्रम के साथ जीते हैं, और हमें वो भ्रम इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम उसको सच मान बैठे हैं। वो हमारे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है सब चीज़ें, और हमें अपने खुद के बिलीफ सिस्टम के विरुद्ध कोई बात जचती नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आज हम अपने पूर्वजों को इस बात के लिए उलाहना देते हैं कि उन्हें भाई छुआछूत में गलत बात क्यों नज़र नहीं आती थी, या उन्हें उस समय की सती प्रथा में क्यों गलत बात नज़र नहीं आती थी, तो आज हमें भी तो बहुत सारी चीज़ों में नहीं आती है। तो हमारे आगे के जो वंशज हैं, हमारी आगे की पीढ़ियाँ हैं, वो हमें इस चीज़ के लिए दोषी पाएगी
कि वो लोग कितने अज्ञानी थे कि जिन्हें ये बात भी समझ नहीं आ रही थी। समझ रहे हैं आप ये बात? तो प्लेटो इसी बात को आगे स्थापित करता है और वो कहता है कि ज्ञान क्या है और मत क्या है। तो वो कहता है कि जिस बात को हम सच मान बैठे हैं, देखिए अब वापस मैं चलता हूं यहां पे। वो कहता है कि जिस बात को हमने अपनी आंखों से देखा है, उस बात को हमने सच मान लिया है, उस बात को हम वास्तविक जीवन मानते हैं, उस बात को हमने देख लिया है कि यही सच है, जबकि वो सच नहीं है। वो नश्वर है, वो क्षणिक है, वो अस्थायी है, वो सच नहीं है। सच वो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम अपने विवेक से उसे समझ सकते हैं और हमारे अंदर इतनी समझ है कि हम उसे समझ सकते हैं। और ज्ञान ऐसा है जिसे प्राप्त किया जा सकता है, उसे डेवलप किया जा सकता है, उस ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। वो एक्वायरेबल है, ग्रहण करने योग्य है, ग्रहण किया जा सकता है इसे। तो वो इस तरीके से ज्ञान और मत में अंतर करता है और वो कहता है कि ये ज्ञान है, ये जो दुनिया है ये वास्तविक ज्ञान की दुनिया है। तो यहां कुछ शब्दावलियों का मैं जिक्र कर देता हूं। यहां वो शब्दावलियां लेता है, देखिए, एक तो आकृति सिद्धांत या द थ्योरी ऑफ आइडियाज, या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। तो एक इसके लिए जो शब्दावली काम में लेता है वो आकृति सिद्धांत, आकृति सिद्धांत, आकार सिद्धांत, विचार सिद्धांत, प्रत्यय सिद्धांत। कोई सा भी नाम याद रख लीजिए आप, बाकी सारे नाम याद रखने आप, ये ध्यान रखें, कोई सा भी नाम आ सकता है। एक आपके आएगा गुफा का रूपक या गुफा की सादृश्यता। तो ये किससे जुड़ा हुआ विचार है? प्लेटो से। वो बताना चाह रहा है कि किस तरीके से हम गलत चीजों को वो ज्ञान मान लेते हैं इस सिद्धांत से। फिर वो कहता है कि, और तो वो कहता है कि देखिए इसमें गुफा के उसमें एक शब्द काम में लेता है परछाइयां, या प्रतिछाया। इंग्लिश में ध्यान रखें शैडो। इसमें एलेगरी ऑफ द केव, इसको इंग्लिश में कहेंगे एलेगरी ऑफ द केव। मैं लिख देता हूं, इंग्लिश में भी थोड़े शब्द आपके ध्यान हो तो अच्छा है, क्योंकि हिंदी में कभी कभी कई प्रकार के शब्दों का यूज कर लिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में वही होता है। ये परछाइयां या प्रतिछाया। फिर वो एक शब्द काम में लेता है भीतरी आंखें। जब उसे ज्ञान होता है तब उसकी भीतरी आंखें खुलती है। भीतरी आंखें, अंदरूनी आंखें, एक ही बात है। फिर और अगर बात करें तो विभाजित रेखा की बात करता है। और विभाजित रेखा क्या है? वो कहता है कि विभाजित रेखा, देखिए ये है, ये विभाजित रेखा जो विभाजन कर रही है कि ये जो जगत है इसमें और इसमें जो विभाजन कर रही है किसी व्यक्ति को जो भ्रम में था, जबकि उसकी जो ज्ञान की दुनिया है, अदृश्य जगत की जो दुनिया है, जो वास्तविक दुनिया कहता है जिसे, वो जो जगत है उसके और इसके बीच में एक हल्की लाइन है जिसको सामान्यतः कोई आदमी पार देख नहीं सकता है, जिसको भेद नहीं सकता है। और जिसने उस विभाजित रेखा को पार कर लिया वो वास्तविक तौर पे ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि उसकी भीतरी आंखें खुल जाती है। उस विभाजित रेखा के पार जाके उसकी भीतरी आंखें खुलती है। तो ये विभाजित रेखा है जो दोनों को अलग किए हुए है। ये पूर्ण जगत है, ये उस पूर्ण जगत का इम्परफेक्ट वर्जन है, ये समझिए आप। ये अपूर्ण रूप है इसी का, इसी की छाया है ये समझिए आप। तो वो अपूर्ण रूप है, ठीक है। ये वो पूरी तरीके से कई प्रकार की शब्दावलियां काम में ले रहा है। तो इन शब्दावलियों को थोड़ा ध्यान रखें, इन शब्दावलियों को थोड़ा, ये कई बार परीक्षा में आ जाती है। अगर पेपर देखिए थोड़ा सा भी टफ बनाया परीक्षक ने तो वो प्लेटो के दर्शन में से पूछता है। न्याय सिद्धांत सबको आता है, इसके अलावा जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे सबको आते हैं। ये प्लेटो के दर्शन को जनरली नहीं पढ़ते हैं लोग, तो इस प्लेटो के दर्शन में से आजकल प्रश्न आने लगे हैं। आप इसको ज़रूर पढ़ें, ढंग से पढ़ें और
मैं समझता हूँ कि इसी दर्शन पे उसके समस्त विचार वो आधारित हैं, उसके ऊपर टिके हुए हैं। देखिए, दार्शनिक राजा को निरंकुश क्यों बनाता है? क्योंकि वो कहता है कि जब वो वापस आएगा तो ऐसे उसके पास पावर नहीं होगी तो मार देंगे लोग, मानेंगे नहीं लोग। तो उसके पास पावर होना चाहिए कि वो उन सब चीज़ों को शक्ति के माध्यम से बनवा सके। तो ये सब चीज़ें इसके ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से वो अपना थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या थ्योरी ऑफ आइडियाज़ देता है, आकृति सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, प्रत्यय सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, और किस तरीके से अपने प्रत्यय सिद्धांत को साबित करने के लिए वो गुफा की सादृश्यता वो देता है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ढंग से पढ़िए, समझिए, और मैं समझ रहा हूँ कि शायद आप इस चीज़ को ढंग से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी बिंदु को या किसी उदाहरण को आप नहीं समझ पा रहे हैं, निश्चित तौर पे आप कमेंट कीजिए और मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपकी इस समस्या का समाधान किया जा सके। तो अगली क्लास में हम प्लेटो के राजनीतिक विचारों पे आते हैं, उसके न्याय सिद्धांत से हम शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।